इस भारतवर्ष जितने भी लोग वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे एग्जाम्स चल रहे तो मैं देखने जब गया ग्वालियर तो मैं देखा कि इनको पापा बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं। और ये काम भी तो आसान नहीं है ना कि आप एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं अपना एक विजन लेके। ब्रेन हैमरेज या हाई डायबिटीज के कारण लोगों को पैरालाइज हुआ करता था तो लोग अपने घर ले आते थे कि अब इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो आप लोगों को सुन के थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक परिवार के एक सदस्य को कोई छोड़ के चला गया? जो मेडिकेशन उनका चल रहा है वही हम चलाते हैं। इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि ओल्ड एज होम में अपने पेरेंट्स को ले जाते हैं, हमसे तो रखा नहीं जा रहा, और एक बार ही छोड़ के गए तो उसके बाद कभी ऐसा भी हुआ कि लोअर क्लास वाले हैं उन सबके घरों में जाके उन बच्चों के लिए उनको मोबिलाइज करते हैं कि अपने बच्चों को आप बाहर भेजिए, ये कोर्स कराइए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोऑर्डिनेशन करना तो आप तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, लेकिन कितना आसान है, कितना मुश्किल है? इक्विपमेंट्स वगैरह वो लगा के अपनी नर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते थे। ये इक्विपमेंट्स आप ही प्रोवाइड कराते? इस पे हमारा स्टाफ बहुत सपोर्ट करता है। उसको कहीं ना कहीं बढ़ाते जाते हैं। अपना किसी का घर बन गया है, किसी ने अपनी बहनों की शादी में हेल्प की है, दोबारा से उनकी तरफ से कोई संपर्क साधना चाहो तो बहुत मुश्किल हुई कि आप ही के अपने घर वाले और आप लोग संपर्क नहीं करे, कुछ ऐसा भी? आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो ज्यादातर मोबाइल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। मोबाइल या टीवी में बेसिकली अगर दादा दादी घर पे भी आना तो उनको टाइम बहुत कम देते हैं। नमस्कार, मुनीश जॉलीज डग आउट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया विभिन्न क्षेत्रों में उन सफल लोगों के साथ बात करने के लिए, वो लोग जो हमारे देश की प्रगति में कहीं ना कोई योगदान जरूर दे रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने, माननीय श्री कोविंद जी ने एक बार एक सभा में कहा था कि इस भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना किसी तरीके से भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज ऐसे ही एक युवा, एक बहुत ही संघर्ष करते हुए युवा हमारे साथ मौजूद है। समाज में विभिन्न तरीके की तकलीफें हम देखते हैं। वृद्धावस्था से जूझना आसान बात नहीं है, लेकिन जब कोई युवा भारतवर्ष में आगे आए और एक दायित्व समझे कि इस समाज को सेवाओं की जरूरत है, वृद्धावस्था की जो सेवाएं प्रदान करने का जो श्रम उठाने की वो आवश्यकता है, तो उसमें एक नाम आज हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ श्री रूपेंद्र सिंह सेंगर मौजूद हैं मुनीश जॉलीज डग आउट में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका विजन आपको कहां से आया कि आपने लोगों को नर्स या डेली केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी? सर ये इंस्पिरेशन मुझे मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी थी, जब वो बीमार हुई तो उससे इंस्पिरेशन आया। जब मेरे फादर उनको लेकर जीआरएच हॉस्पिटल इन ग्वालियर में एडमिट किया हुआ था उन्होंने, तो मेरी मदर नहीं आ पाई किसी रीजन से, तो मेरे फादर वहाँ पर अलोनली उनकी केयर कर रहे थे। तो वो बेड रिडन थी, तो उनको लाइक रोज जो मोशंस वगैरह हो रहे थे, तो इस वजह से उनको डेली उनके लिए एक पेटीकोट खरीदना पड़ता था। ओके। और मैं वहाँ, मेरे एग्जाम्स चल रहे तो मैं देखने जब गया ग्वालियर तो मैं देखा कि इनको पापा बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे हैं। ओके। तो मुझे उस टाइम पे ये फील हुआ कि इनकी कोई हेल्प के लिए यहाँ पर होना चाहिए।
तो क्योंकि वहाँ के जो नर्सेस थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो बस 1-2 बार ही आते थे। ओके। तो जब वो बेचारे आते थे तो बस वो एक बार डायपर चेंज करते, वरना वो ऐसे ही कंडीशन में दादी रहती थी मेरी। ओके। तो फिर वो एज़ अ फादर वो सबके सामने नहीं कर पाते थे चेंजेस। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा कोई सर्विस होनी चाहिए कि अगर कहीं पे कोई फैमिली मेंबर अगर आपकी हेल्प के लिए नहीं आ पा रहा है, तो एक अपने पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो ये काम कर सके। तो मेरे टाइम से मेरे दिमाग में तभी से ये विज़न आया कि कुछ ऐसे लोग बहुत सारे होंगे, मेरे फादर की तरह बहुत सारे लोग होंगे, जिनको ऐसी सिचुएशन में आना पड़ता होगा और वो अब किसी भी अनकंफर्टेबल होते होंगे कि कैसे हम कपड़े चेंज करें अपनी मदर के। तो इसके लिए कोई फीमेल इनके लिए केयर गिवर या केयर अटेंडेंट होना चाहिए जो ये चेंजेस कर सके। वो सब देख के गुस्सा भी बड़ा आ रहा होगा ना कि हाँ, क्यों सिस्टम में इतना अच्छा जो क्योंकि हो सकता नर्सेस है। इतने लोग कर ही नहीं पा रही, एक वार्ड में 8-10 पेशेंट लेटे हुए हैं और वो एक बार नर्स आती थी, देख के चली गई और नर्स कहती थी, "ये मैं नहीं कर पाऊँगी, अपने घर से किसी को बुलाइए इसको क्लीनिंग के लिए।" ओके। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार ये तो बहुत टफ है। तो ये सिचुएशन में अगर कोई हेल्पर इस तरह की सर्विसेज हो तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं उनको भी, उनको जो ये बुजुर्ग लोग हैं इनको भी देखभाल अच्छे से हो जाएगी, किसी को बेड सोल नहीं होंगे और उनकी अच्छे से केयर हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में तभी से ये विज़न चल रहा था। उस टाइम मैं एमबीए कर रहा था, तो मैंने बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ था। तो मेरे यहाँ एक टीचर थी, वो मैं पढ़ाती थी मोनोपोली, ओलिगोपोली। तो मुझे लगा कि वो उसमें पढ़ाया जाता था कि मोनोपोली क्या होता है। तो मोनोपोली का मतलब जो मार्केट में ज़रूरत किस चीज़ की है। तो मुझे उस टाइम पे वो टॉपिक याद आया, मुझे फ़ील हुआ कि ये एकदम चीज़ अलग है ओके। और ये चीज़ होना चाहिए। उस टाइम डायपर भी बहुत ही रेयर मिलते थे मार्केट में। तो मुझे लगा ये डायपर, लगभग कौन से साल की बात कर रहे हैं और आप ये कितने साल के? 2007 या 2008 की बात ओके। है और उस टाइम पे मैं एमबीए कर रहा था। आज से लगभग 16-17 साल या, पहले या, की बात। या। फिर उसके बाद मैंने देखा कि इस चीज़ की नीड है, तो मेरे दिमाग में ये काफ़ी टाइम से क्लिक कर रहा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, जिससे कि ये चीज़ लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो मेरी दादी काफ़ी दिन रही, तो मेरे फादर रोज़ उनके लिए वही कपड़े लेते थे। फिर मैं कुछ दिन गया, मैंने कुछ दिन हेल्प की। जी। फिर दादी ठीक होकर मेरे पास रहती थी। तो कई बार क्या होता था, मम्मी-पापा सो गए हैं, मेरे साथ मेरी दादी सो रही हैं। तो रात में उनको यूरिन आया, तो मैं ही उनको पॉट से यूरिन कराता था रात को 4 बजे। तो वो यूरिन बैग मैं खाली कर देता था उनका बाहर जाके, वो अपना लेके लगा लेती थी और यूरिन मैं बैग बाहर फेंक देता था। दादियों को भी कभी-कभी लगता होगा ना, क्या छोटे बच्चे से मैं ये काम करा रही हूँ, हाँ, एक बट गिल्ट आ जाता क्योंकि है। मजबूरी थी तो कोई ऑप्शन, गाँव में भी जो लेडीज़ है वो घर में नहीं रुकती थी, जी, जी। किसी को अलाउ नहीं करते हैं लोग रुकने के लिए। तो मेरे को तभी से था कि ऐसा कुछ हमारे पास हेल्पिंग हैंड होना चाहिए कि इस सिचुएशन में भी लोगों की हेल्प हो सके। आपको खराब नहीं लगा यूरिनेशन वहाँ अब पे? मेरी दादी थी तो मुझे तो ऐसा फ़ील नहीं आया, बट हाँ, लगता था उनको शर्म आती थी मेरे से, कहीं न कहीं वो हेजिटेट होती थी, बट उनकी मजबूरी थी, तो मैं तो वो रख देती थी, तो मैं बाहर जाके फेंक दिया करता था उस टाइम पे। तो मुझे तो ऐसा नहीं कभी रियलाइज़ हुआ। वैसे दिन में तो मेरी मदर और मेरे फैमिली में सारे लोग उनकी जी, हेल्प जी। करते ही थे, बट वो रात में मेरे रूम में ही सोती थी, क्योंकि जब मेरे दादाजी की डेथ हो गई, तो वो अलोन हो गई थी, तो मेरे फादर एज़ अ बैंक में ब्रांच मैनेजर थे जी, जी। और मेरी मदर और मेरी सिस्टर हम सब साथ में ही रहा करते थे। ओके। तो वो मेरे रूम में ही सोती थी, तो वो मैं रात में उनकी मैं ही सारा हेल्प करता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं अपनी मौसी हैं, उनके घर भी जाता था, जी। लखनऊ में रहती हैं, वो भी अपनी उनकी जो सास और ससुर दोनों थे, उनकी बहुत सेवा किया करती थीं। तो मैं कहीं न कहीं उनसे भी इंस्पायर्ड था कि वो भी मतलब उनको प्रॉपर केयर करती थी, सुबह नहलाने में हेल्प, उनकी दादी काफ़ी बीमार रहती थी। तो मुझे ये सारे इंस्पिरेशंस देखकर आए कि वहाँ दादी मौसी को भी देखा, यहाँ पे घर में भी सिचुएशंस देखी कि एल्डरली पीपल जितने हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यस। इस चीज़ की। अगर इनके लिए कोई हेल्पिंग हैंड हो जाए तो मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा बेटर केयर मिल सकती है। क्योंकि मैंने देखा मेरे घर में भी आस-पास के लोगों में, हमारे होम टाउन में काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज़्ड काफ़ी लोग थे, ओके। जो 6-6 साल से बेड पे थे, उनको बेड सोल हो गए हैं, बट उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और वहीं पे घर पे वो सिर्फ़ मिल्क पीकर चल रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, ना कोई फिज़ियोथेरेपी करा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा हो कि ये लोग चलने लगे, क्योंकि उनकी लाइफ़ है। ये आप गाँव की बात बता रहे हैं? हाँ, मेरे होम टाउन साइड में काफ़ी सारा लोग अच्छा, ऐसे वो मेरे होम टाउन आपका? मेरा होम टाउन उरई पट है, वहाँ ओके। पर मैंने देखा कई फैमिलीज़ में ब्रेन हैमरेज या हाई डायबिटीज़ के कारण लोगों को पैरालाइज़ हुआ करता था। तो ओके। लोग अपने घर ले आते थे कि अब इनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ओके। इलाज ना कराना पड़े, तो ओके। अपने घर लेकर आ जाते थे हुँ। कि इनकी घर में ही सेवा होगी। अब वो सेवा चलते-चलते कई लोगों को 4 साल हो जाते थे, 5 साल हो जाते थे और वो बेड में ही लेटे रहते थे। बेड में ही उनका सब कुछ हो रहा है, क्लीनिंग हो रहा है, गाँव में किसी लेडी को रख लेते थे, वो सुबह-शाम आके नहलाने में हेल्प कर देती थी। तो तब की जनरेशन अलग थी। तब क्या यस। था कि फीमेल्स कर भी देती थी। आजकल लोग भी, फीमेल्स भी मोस्टली वर्किंग हो गए हैं। तो अब तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा चैलेंजेस होते जाएँगे। तो इस वजह से मेरे एक दिमाग में विज़न था कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इन जो एल्डरली पीपल्स हैं, इनको घर पे ही उनकी सर्विसेज़ मिले जी। और उनकी केयर हो जाए।
तो आपने एमबीए किया, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि ठीक है मैं कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं जाऊंगा, मैं समाज के प्रति ये सेवा थोड़ी देर करूंगा। मैंने जॉब की एज अ एक्सपीरियंस लेने के लिए, ओके। मार्केट में मैं वर्किंग रहा, कुछ जी। कंपनीज में मैंने काम किया है, हम्म। कई अच्छे ग्रुप्स में भी मैंने काम किया है। इंडिया टुडे ग्रुप में भी मैं वर्किंग रहा हूँ 3-4 इयर्स। हम्म। और उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में और देखता जा रहा था, कभी किसी के घर में देख रहा हूँ, कभी किसी के घर में देख रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि नहीं, जो मैंने सोचा था वो मुझे करना है। तो फिर मैंने इस चीज़ के लिए स्टार्ट किया कि मुझे अब इसके लिए ही कुछ आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने जॉब्स को स्विच करके फिर अपना ये जो मुझे काम करना था उसके लिए मैंने अपना योगदान स्टार्ट किया कि मुझे कैसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। केयर हेल्थ केयर हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज नर्सिंग के नाम से सर्विसेज। हमने अपनी जो तो ये नाम आपने एकदम से चुन लिया या कुछ सर इसमें जल्दी सारी जल्दी चीज़ें चुन थी, लिया? केयर भी थी और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और क्या हम सर्विस देना चाह रहे हैं, तीनों चीज़ जुड़ी हुई थी। केयर भी था, हेल्थ भी था और जी जी। नर्सिंग भी था। हम्म। तो इनसे कोई भी अगर थर्ड पर्सन देख रहा है या पढ़ रहा है, जी। कहीं स्टडी कर रहा है, देख रहा है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं। तो आपने ये कहाँ एस्टैब्लिश किया, अपना सेटअप कहाँ लगाया आपने? हमने सबसे पहले दिल्ली में स्टार्ट किया था, जी। लक्ष्मी नगर में मैंने एक ऑफिस स्टार्ट किया था, मेरी वाइफ और हमने मिलके वहाँ जी। पूजा की और फिर हमने इसको स्टार्ट किया आगे बढ़ाने के लिए। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे स्टाफिंग को लेके, क्योंकि स्टाफ बहुत मुश्किल में मिल रहे थे। हाँ, ये भी मेरा अगला सवाल था कि आपने तो एक विजन देख लिया, लेकिन आपका साथ देने के लिए आपको वैसा ही कंपैटिबल स्टाफ भी तो चाहिए। तो बिल्कुल सर। आपके पास जो स्टाफ है वो कौन है और वो कहाँ से आते हैं? सर ये जो स्किल डेवलपमेंट करके एनएसडीसी एक कोर्स चला रहा है, जी। जो कि बहुत से लोग अवेयर नहीं है ओके। और मार्केट में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा। ये गाँव में जाके जो गरीब बच्चे हैं, जी उनके जी। एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क कर रहा है। अच्छा। इसमें उनकी टीम मोबिलाइज़ करती है गाँव में, जो जो बेलदार लेबर होते हैं ना, जो घर बनाते हैं या जिनके घर में जो राशन कार्ड लोअर क्लास वाले हैं, उन जी। सब के घरों में जाके उन बच्चों के लिए उनको मोबिलाइज़ करते हैं कि अपने बच्चों को आप बाहर भेजिए, ये कोर्स कराइए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे जो स्किल डेवलपमेंट टीम है वो सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। तो इस कोर्स में कई सारे कोर्सेज़ हैं, जीडीए का है, रिटेल मार्केटिंग का है, अकाउंटिंग का है, तो ऐसे कई सारे कोर्सेज़ हैं। तो मेरे को तो उसमें सर्च करना था कि भाई कौन-सा कोर्स हमारे लिए है। अब तो सरकार ने जब देखा आफ्टर कोरोना, तो एक होम हेल्थ केयर एड करके एक नया कोर्स स्टार्ट कर दिया है। उसमें होम केयर के लिए ही सिखाया जाता है बच्चों को। वाह। जीडी का कोर्स था वो हॉस्पिटल के लिए, मोस्टली लोगों को पता था जी। कि इससे हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी। जी। पर उन्हीं बच्चों को तब मैं लेकर आया इंसिस्ट करके कि हम अपने होम केयर में लाएँगे। तो मैं जब जाता था तब बहुत फेस करता था कि बच्चों को कि वो होम केयर में क्यों आएँ, हॉस्पिटल में क्यों ना जाएँ। ओके। तो फिर मैं उनको गाइड करता था, क्योंकि वो 12th पास करके ही जीडीए का कोर्स करते थे जब वो 18 इयर्स के हो जाते हैं। ओके। तो फिर मैं उनको गाइड किया करता था कि भाई हॉस्पिटल में आपको कई सारे पेशेंट देखने पड़ेंगे, आपकी वार्ड में ड्यूटी लग गई। घर में क्या आप आगे स्टडी भी कर सकते हो, आप पढ़ना चाहो तो एक पेशेंट की केयर करनी है। जी। उसको सुबह ओरल क्लीनिंग कर दिया, जी। दोपहर में नहला दिया, जी। स्पॉन्ज कर दिया, जी। बाकी आप टाइम पढ़ सकते हो। तो इस तरह से मैंने बच्चों को पहले गाइड किया। तो एक तरीके से आप काउंसलिंग कर रहे थे, जाके या गाँव में जाके आप उनको कन्विंस कर रहे हो? नहीं, जिन सेंटर्स पे ये कोर्स कर रहे थे, ओके। जिन सेंटर्स पे ये जाके कोर्स कर रहे थे, जो कि गवर्नमेंट करा रहा है, वहाँ पे वो हम लोग को हमने उनको अप्रोच किया कि हमें सर बच्चे चाहिए ऐसे-ऐसे, तो आप बोले आपके बच्चों को अगर करेंगे, तो वो पहले मना कर देते हॉस्पिटल में ही जाएँगे। तो हम लोग उनसे कहते थे कि हम एक बार उनको काउंसल करते हैं, अगर वो रेडी हो जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोले ठीक है, आप आ जाइए। और ये काम भी तो आसान नहीं है ना कि आप एक इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं अपना एक विजन लेके और बिल्कुल। कन्विंस करना है कि घरों में जो सर्विसेज चाहिए वहां पर भी बहुत डिमांड है। जी, जी। हॉस्पिटल्स में तो ठीक है, आप कितने दिन किसी पेशेंट को रखेंगे, लेकिन घर में तो शायद मेरे ख्याल से एक ड्यूरेशन एक लंबा होता ड्यूरेशन लंबा ही होता है सर, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं है। जी। और वो लोग सोचते हैं कि बिल्कुल ठीक होकर घर आए, तो अब उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लोग अपने घर ले आते हैं, फिर उनकी केयर के लिए उनको कहीं न कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जी जी। तो हमने जो बच्चे हायर करता हूँ मैं, उनको गाइड करता था, मैं भी कहीं न कहीं काउंसल करता था कि ये खराब काम नहीं है, आपको ये करना है। और बच्चे आते थे, तो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करते थे कि वो रहेंगे कहाँ? तो वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करने लगे। ओके। तो वो बच्चे हमारे पास आके यहाँ पे वर्क कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में काफ़ी चैलेंजेस थे। कोई रुकता था, काफ़ी बच्चे चले जाते थे। 10 आए तो 3-4 ही रुक रहे हैं। और फिर धीमे-धीमे हमारे पास क्लाइंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट आने लगी, जी। क्योंकि हमने गूगल मैप में भी अपना ऐड चला रखा है, गूगल मैप लिस्टिंग कर रखा है, उससे भी आते थे। प्लस काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में हमने पंपलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, वहाँ से भी इंक्वायरीज़ आती थी। तो कई बार हम
प्रोवाइड भी नहीं कर पाते थे। तो फिर हमने नर्सिंग कॉलेजेस में भी कई सारे ऐसे टाई अप किया कि जहाँ पे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कराई जाती है, जी क्योंकि कई सारे पेशेंट्स जो आईसीयू में चले जाते थे फिर उसके बाद डिस्चार्ज उनको नहीं मिल पा रहा होता है क्योंकि घर पे केयर नहीं हो पाएगी, तो जी आईसीयू सेटअप अब तो काफ़ी लोग जान गए हैं। तो आईसीयू सेटअप तरह का हम लोग उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह वो लगा के अपनी नर्स वगैरह प्रोवाइड कर देते थे। ये तो इक्विपमेंट्स उनकी आप ही प्रोवाइड कराते हाँ, हम लोग थर्ड पार्टी ओके प्रोवाइड कर देते हैं पर ये इक्विपमेंट्स। जो आपके साथ हेल्प करने के लिए जितने भी लोग आ रहे थे जितने भी बच्चे आ रहे थे जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे थे किस एज ग्रुप के हैं सर ये मोस्टली 18 टू 25 के बीच के ही बच्चे आ रहे तो थे। युवा हैं या यंगस्टर्स दिस आर द पर यंगस्टर्स। उनको वो अपनी मर्जी से इस जीडीए कोर्सेज में या जहां पर भी इंस्टीट्यूट में गए वो अपनी मर्जी से हाँ कोर्स सर, क्योंकि मोबिलाइजर जाकर उनको बताता था कि हम कौन सा कोर्स आप लोग कर सकते हो, जी क्योंकि कई सारे जो बच्चे गांव में रह रहे थे उनको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, कॉमर्स वाले कोर्स कई सारे कोर्सेज वो लोग बताते थे, बट उनको ये लगता था कि ये कोर्स इजी है क्योंकि इसमें उतना काम नहीं था टेक्निकली। कई सारे लोग ओके वीक होते हैं गांव में पढ़ने में, आपको पता ही जी होगा, किसी को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है, किसी को अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है। तो इस कोर्स में वो काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो बीए वगैरह करने के लिए इंटरेस्टेड थी, या उन्होंने जी 10th भी आर्ट से किया हुआ या जी 12th से आर्ट किया हुआ है, तो वो लोग इजीली आ जा रहे थे इस लाइन में। और जो बच्चे थे वो खुद से इंटरेस्टेड थे काम करने में, उनको बता दिया जाता था कि ये काम है आप कर लोगे, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उन्हीं को वो लोग हाँ, फोर्स ये कराते हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही था कि एक 18 19 20 साल के युवा को स्पेशली इफ शी इज अ गर्ल कि आप उसे कन्विंस कर रहे हो कि आपने एक ओल्ड एज सिटीजन के साथ रहना है और उनकी देखभाल करनी है। मेरे ख्याल से 2 या 3 जनरेशन्स का गैप है बिल्कुल, बिल्कुल। जहां आपके पेशेंट्स जिनको केयर चाहिए वो 70 प्लस तो होंगे ही जी, जी। और यहाँ अगर आप 20 साल की एक युवा को भेज रहे हैं तो देखिए 50 साल में मुझे ऐसा लगता है कि 2 से ढाई जनरेशन जो है ना वो एक शिफ्ट आ जाता है लेकिन वो उसे बहुत अच्छे से ले रहे हैं अच्छे से ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा होता है, उनके घर में भी कोई ना कोई बीमार हुआ होता है, उनकी दादी या कुछ उन्होंने अपनी माँ को सेवा करते हुए जी देखा होता है, अपने फादर को सेवा करते हुए देखा होता है। तो या फिर उन्होंने अपने बच्चे छोटे भाई-बहनों को खिलाया होता है। ओके तो इस तरह से वो इतना सोचते नहीं, क्योंकि उनको पैसे की भी ज़रूरत होती है, कहीं न कहीं उनकी नीड एब्सोल्युटली है। जी हमारे पास कई सारे लोग स्टाफ ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर बना लिए, अपने छोटे भाई-बहन को पढ़ा रहे हैं। तो वो उनके विज़न्स के लिए, उनके फ्यूचर्स के जी लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो क्या सोच के काम करते हैं कि एक हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं या हम सेवा कर रहे हैं नहीं, वो सब खुश होके काम खुश करते हैं होके कर क्योंकि रहे हैं उनको फर्स्ट टाइम ज्यादातर उनको बुरा लगता है जब उनकी जी जी फर्स्ट सैलरी आती है ना अकाउंट में, तो सबसे पहले उनको हम्म, जब वो घर बेचते हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मैंने अपने भाई-बहन का अच्छी जगह एडमिशन करा दिया, या घर पे मेरे पापा के पास पैसे गए, मेरे पापा ने कुछ अच्छा जी सोचा, जी लोगों से जी कहा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब उनकी सैलरी फर्स्ट टाइम आती है। फिर उसके बाद वो उसको कहीं न कहीं बढ़ाते जाते हैं, अपना किसी का घर बन गया है, किसी ने अपनी बहनों की शादी में हेल्प की है। जी कई सारे बॉयज़ हैं जिन्होंने जॉब करके अपने पापा को कहीं सेटल कर दिया है, किसी ने ओह रेस्टोरेंट खोल दिया है अपने गाँव में। वाओ तो ऐसे कई सारे हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जी जो अपने पेरेंट्स में एक हमारे पास एक लड़की है झारखंड की, उसने अपना पूरा घर बनाया, वो कच्चे घर में रहा करती थी। अच्छा तो वो अपनी सेविंग भी बताती मैंने कितनी सेविंग कर रखी है हम्म अपने फ्यूचर के लिए, तो ऐसे बहुत सारे लोग खुश होके काम करते हैं। ओके पर ये काम उतना आसान नहीं है मैं आपसे पूछना चाहूंगा दूसरा पक्ष यहाँ तो आपने कहा कि आपके साथ आपकी टीम जो युवा आपके साथ जुड़े जिन्होंने वो सेवाएं जो हैं वो प्रदान करनी थी लेकिन शहरों में विकास अलग अलग तरीके से हो रहा है बहुत फर्क भी है मानसिकता में तो बिल्कुल। आपको जो पेशेंट्स जिनके लिए सर्विसेज मांगी जाती हैं किस तरह के पेशेंट्स से आपका वास्ता पड़ा फिर हमें तो पेशेंट तो हर तरह के मिल रहे हैं, मोस्टली तो पैरालाइज़ पेशेंट ज़्यादातर मिलते हैं, ओके जो कि हाई बीपी और हाई डायबिटीज़ के कारण उनको एक स्ट्रोक हो जाता है, जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है। जी तो वो लॉन्ग टर्म तक मतलब काफ़ी टाइम तक वो ठीक नहीं होते हैं। हम्म तो 7, 8, 9 महीने अगर फिज़ियोथेरेपिस्ट प्रॉपर्ली हो रही है उनकी, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट उनकी प्रॉपर केयर कर रहा है, तो चलने लगते हैं वो। बट फिर भी कहीं न कहीं उनको असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि उनको रोज़ मॉनिटर करना पड़ता है बीपी, शुगर, तो उसके लिए लोग ज़्यादा हेल्प लेते हैं। सेकेंडली आजकल डिमेंशिया, अल्ज़ाइमर्स काफ़ी पेशेंट्स हो गए हैं। हम्म जैसे अल्ज़ाइमर में क्या होता है, डिमेंशिया में कि लोग खाना खा के ही भूल जाते हैं, तो वो बार-बार खाना माँगते हैं, फिर घर में काफ़ी ज़्यादा शाउट करते हैं, तो लोग उनको फिर नज़रअंदाज करते हैं, तो उनको और बुरा लगता है। हम्म तो उनके लिए बेसिकली केयर गिवर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि उनको वो लाइक किस तरह से खाना भूख खा लिया है तो कैसे कम खाना देके उनको खुश करना है। हम्म वो एक टेक्निक उनको आनी चाहिए कि भाई खाना तो खा चुका है, नहा लिया किसी ने सर्दी में, वो आंटी कह रही तुमने नहलाया नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। हम्म
तो उन आंटी को दोबारा नहलाने के लिए स्पॉन्जिंग कैसे हॉट वाटर से करना है, ये उनको खुश रखना है कैसे भी। उनकी बात अगर आप काटोगे तो और ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। ओके। तो ऐसे पेशेंट्स हैं, प्लस नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादातर लोग करा रहे हैं आजकल। जी। जैसे दोनों नी रिप्लेसमेंट हो गई तो वो कुछ पेशेंट 1-2 महीने 3 महीने चल नहीं पाते हैं, 2 जी। महीने लग जाते हैं उनको जी। रिकवरी में। तो उसमें भी लोग रखते हैं, और अपना हिप रिप्लेसमेंट में तो भी 1-2-3 महीने के लिए स्टाफ लेते हैं। बट मोस्टली पैरालाइज और ब्रेन स्ट्रोक पेशेंट्स को और अल्जाइमर और डिमेंशिया पेशेंट्स को हम लोग ज़्यादातर लॉन्ग टर्म सर्विसेज दे रहे हैं। जहाँ पर पे डिमेंशिया आप कह रहे हैं, अल्जाइमर्स कह रहे हैं, ये सुनने में ही थोड़ा सा हिला देने वाली ये एक डिजीज है। जी, जी। बट आजकल तो अभी एक मूवी आई थी सैयारा, उसमें भी अल्जाइमर को काफ़ी दिखाया गया कि वो लड़की अपना भूल जाती है तो अल्जाइमर होता क्या है, वो इतनी कम एज से स्टार्टिंग दिखाई गई उस मूवी में। बट आजकल ओल्ड एज के साथ, वो तो यंग थी बट ओल्ड एज के साथ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो अपनी जिद करने लगते हैं कि नहीं किया है तो मतलब नहीं किया है, आपने नहलाया नहीं है तो नहीं नहलाया है। तो ये अगर कोई हमारा स्टाफ उनको ये बोले नहीं आंटी मैंने तो नहला दिया है, तो वो चिढ़ जाते हैं। उनको कैसे हैंडल करना है वही टेक्निक आना चाहिए कि उनको। पर यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना आपको, कि आपने एक स्टाफ को भेजा किसी घर पे, वो घर का माहौल कैसा है, कितने लोग हैं वहां पे, तो उतना आसान नहीं होता ना किसी युवा को, खासतौर से वो अगर एक बच्ची है, एक यंग गर्ल है, कि वो घर के उस माहौल में जाके आसानी से सेटअप हो जाते हैं। वहां पे भी तो और तरह की चीजें मिलती हैं। काफी सारी जगह मैंने सुना है प्रॉब्लम्स बहुत आती सारी हैं। बातें, और इसीलिए मेरे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में हम ये चाहते हैं कि खरी खरी बात करें। कई बार बिल्कुल हमने सर, सुनने में आया कि लोग कहते हैं कि आपको हम 2 टाइम का खाना दे देंगे उनको, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएँगे। ये सब कई भी बातें सुननी पड़ती होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल विचित्र सर। बातें होती हैं कुछ। कई लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पेशेंट की केयर भी करे और खाना भी बना दे सर। हम्म। तो कई बार पेशेंट अगर गिर गया, वो तो केयर पेशेंट केयर के लिए आई हुई है, बट लोग खाना बनवाना चाहते हैं, तो हम लोग पहले से ही अपने एग्रीमेंट में भी लिखे हुए कि हम लोग कुकिंग सर्विस नहीं देते, ना मेड सर्विस प्रोवाइड करें। बट मार्केट में लोग देखते हैं अरे वो खाली बैठी है, तो मेरा ये काम भी कर दे, वो काम भी कर दे। बट थिंक ये करना चाहिए, हम लोग भी ऑफ़िस में काम करते हैं, तो हर किसी की अलग एक प्रोफ़ाइल होती है। अगर वो फ्री है तो इट्स डोंट मीन कि उसने अपना काम करके अगर कंप्लीट करके अगर वो बैठी है या कुछ कर रही है, पढ़ रही है या अपना कुछ भी वर्क कर रही है, तो उसको टाइम देना चाहिए। बट लोग आजकल ये थिंक नहीं रखते हैं। कुछ लोग हैं, ये सोचते हैं कि नहीं इसको तो प्रॉपर भई यूज़ करें, इसको फ्री ना बैठने दें। तो ऐसे थिंक के लोगों को थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि हमें कितना अच्छा लाइक सब चीज़ मिल रही है, जो हमारे घर में सर्विस दे रही है, हमारे पेशेंट की केयर कर रही है, हमारे माँ-बाप का ध्यान रख रही है। बहुत से अच्छे लोग होते हैं, जब किसी के पेरेंट्स की डेथ वगैरह हुई तो उनको बहुत अच्छी गिफ्ट्स देते हैं, उनको बुलाते हैं उनके फंक्शंस में। तो ऐसे ही अपने आप को चेंज करना चाहिए कि हम ये एक ऐसा पर्सन हमें मिल गया है जो हमारी हेल्प कर रहा है। फिर ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो स्टाफ लगा हुआ है, वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, और जहाँ पे अच्छे से उनको रखा जाता है वो लॉन्ग टर्म वहाँ काम करते रहते हैं। तो उनके साथ भी उनको भी फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, क्योंकि स्टाफ भी आजकल चाहता है अपना कंफर्ट, देखता है कि किस कहाँ। तरह की प्रॉब्लम आती है? कोई इंसिडेंट अगर आप बताना चाहो कि आपने किसी को भेजा, अपने एक स्टाफ को भेजा किसी के घर, और कुछ आपको भी नहीं लगा कि इस तरह की प्रॉब्लम आएगी, कुछ ऐसा कभी हुआ? सर ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग अच्छे घर में भेज रहे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर देखते हैं कि मतलब बात करने में, मिलने में हम लोगों का सुपरवाइज़र जाता है, स्टाफ को लगाता है, तो देख के लगता है अरे बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ है। फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारे 2 दिन बाद स्टाफ का फ़ोन आता है कि सर हमें तो बासा खाना खिला रहे हैं, कल भी वही दाल दी, रात में भी वही दाल दी, सुबह भी वही दाल दी। ऐसे चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आते हैं। बट अगर आप किसी यंग गर्ल को भेज रहे हैं किसी नए सेटअप में, नए घर में, तो आई एम श्योर आप उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके कंफर्ट के बारे में आप लोग संपर्क में रहते ही हो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। किस तरह की आप मतलब डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज में या वीकली बेसिस में आप उनसे पूछते रहते सर हैं? हम लोग जब उनको स्टार्टिंग में भेजते हैं तो मेरे साथ उनके साथ में हमारा एक कोऑर्डिनेटर जाता है जी। कि वो देखे कि उस घर में पेशेंट है या जी। कैसा पेशेंट है, कैसा फैमिली का एनवायरनमेंट है। तो वो उनके साथ जब जाता है तो एक हमारा एक एग्रीमेंट फॉर्म साइन कराता है। उस एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई जी। हैं, वो सब उनको बताता है, एक्सप्लेन जी। करता है, उनसे मिलकर आता है। फिर उनके पेशेंट को भी देख कर आता है कि जी। वहाँ पे पेशेंट है या नहीं। कई जी। बार ऐसी भी कॉल्स आई हैं जहाँ पे पेशेंट नहीं है, वो किसी स्ट्रेंजर्स की कॉल्स हैं, तो इस वजह से हम ओह! लोग जाके पहले वेरीफाई करते हैं कि वहाँ फीमेल पेशेंट है या नहीं है। कई जगह ऐसा है कि सिर्फ़ पेशेंट फीमेल रह रही है और उनके बेटे का जो ड्रिंक-व्रिंक करते हैं, तो ऐसी जगह ना हो, इसलिए हम लोग देख कर आते हैं कि किसी घर ओके। में फैमिली में 2 लेडीज़ हैं या नहीं है। जैसे ओके। किसी की माताजी हैं तो उनकी घर में वाइफ़ होगा, या जो जी। किसी की जी। वाइफ़ है तो उनके घर में बेटी होगी। जी। कोई ना कोई ऐसा हो, और जो फैमिली पर्सन है वो कैसा है, जी। कितनी एज का है, तो इसलिए हम लोग अपने
हिसाब से पहले वेरिफिकेशन के लिए अपनी टीम को भेजते हैं साथ में सुपरवाइजर को, तो वो जज कर लेता है, पेशेंट देख कर आता है, समझ लेता है कि हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम लोग उसका जो स्टाफ को, फीमेल स्टाफ को वहाँ पर ज्वाइन कराते हैं। अच्छा, एक पक्ष और मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा। सोचिए आप एक सेटअप में आपने अपने स्टाफ को भेजा जहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की, अल्जाइमर की है, और मेरे को सुनने में आया है कि जो सीनियर सिटीजन हैं कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को ही कभी कभी उनका हाथ चल जाता है, कुछ हो जाता है, आपके स्टाफ को भी मार देते हैं और वो कई हैंडल बार। करते हैं उसी जी जी तरीके जी से। तो ये सारी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि सर हम लोग उनको सॉफ्ट स्किल्स दे रहे हैं अपने जी। ऑफिस में, जब हम लोग को ज्वाइन कराते हैं तो हम लोग उनके साथ सेशन लेते हैं पूरा, जी जी जो कि 2-3 आवर्स का होता है। उनमें हम लोग बताते हैं कि अगर फैमिली मेंबर आपसे कुछ गलत बोल रहा है, मिसबिहेव कर रहा है या कुछ आपको चीज के लिए गलत बोला है, देन यू विल कॉल अस। ओके। अगर वो पेशेंट कर रहा है तो उसके लिए आपको बुरा मानना नहीं है। कई बार मेल पेशेंट गाली भी देते हैं, माँ बहन की भी गाली देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे मेरी माँ को गाली दे रहा है, तो वो पेशेंट है। अगर वो नॉर्मल होती है तो वो आज के टाइम में हमारी जरूरत ही क्यों पड़ती। आई थिंक ये फीमेल्स का भी है, सीनियर सिटीजन्स जब हमारे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो एक हाँ, फ्रस्ट्रेशन दोनों ही होती है, दोनों। उससे वो निकल ही जाती है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो गाली देते हैं तो हम लोग उनको पहले ही जब हाँ। अपने यहाँ समझा देते हैं कि अगर पेशेंट की बात को आपको बुरा नहीं मानना है, जी जी अगर उनकी फैमिली मेंबर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप हमें बता सकते हो, उनके लिए हम उनसे बात कर सकते हैं या आपको हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर पेशेंट दे रहा तो आपको उसको हैंडल करना है अपने तरीके से, पेशेंस रखने, ओके उनसे अपना जितना ज्यादा उनको प्यार दे सकते जी। हो जिससे कि वो अपने आप चेंज हो जाए और तुम्हें गाली दे ही ना। पर हम आपके पास ये भी तो न्यूज आई होगी कि एक पेशेंट, बड़े रफ पेशेंट थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद आपके स्टाफ के साथ ही वो इतना घुल मिल गए कि अपने फैमिली के साथ भी उतना नहीं घुल मिल रहे, कुछ ऐसा भी ऐसे सुनने भी में। सर बहुत सारे होते हैं। कई बार तो जहाँ कोई बाहर जा रहा है, सर्विस ऑफ हो रही है तो पेशेंट रोते हैं, दादी लोग रोने लगती हैं, जी। लड़की भी रोते हुए वहां से आती है। तो काफी टाइम पे ऐसे मूवमेंट्स हमने देखे हैं जहाँ पे उन लोगों की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है और दोनों के बीच में बहुत प्यार हो जाता है, स्टाफ और पेशेंट के बीच में। तो वो लोग छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को। ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं और फिर घर जाके भी फोन चलते हैं, बात होती रहती है कि दादी कैसी हो और सब ठीक है, इस तरह से चलते हैं। फिर कभी कभी किसी का बर्थडे है तो बुलाते भी हैं कि मेरे बर्थडे में आना है तुम्हें। तो ऐसे कई सारे हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे। वो लोग बहुत खुश हुए, उनके पेरेंट्स भी काफी खुश हैं, उनकी फैमिली भी काफी खुश होती है। उनका अटैचमेंट एक अलग हो जाता है, जो केयर करने वाला है और जो पेशेंट, दोनों के बीच में। पर आप एक स्मॉल टाउन से आते हो और उसमें बोलने में कोई हिचक नहीं है। जी जी बिल्कुल सर। जहां से आप आ रहे हो और उसके बाद भारत की राजधानी और उसके बाद दिल्ली के अलावा और विभिन्न राज्यों की जो हमारे जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, आप वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो। जी जी सर। लेकिन क्यों लग रहा है आपको कि डिमेंशिया और अल्जाइमर के लिए जो केसेस हैं वो शहरों में ज्यादा बढ़ रहे हैं? और आपको क्यों लग रहा है कि नर्स सर्विसेज या डेली केयर सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? बिल्कुल सर, बढ़ती जा रही है। और क्या रीजन आपको लगता है, क्या बड़ा रीजन हो सकता है? सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आजकल सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो वो उनके पास वो दोनों मोस्टली हस्बैंड वाइफ वर्किंग है जी। या उनके बच्चे हैं, उनको ही वो लोग टाइम प्रॉपरली देने के लिए एंगेज्ड हैं। और फिर लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, वहाँ पे पेरेंट्स को रख नहीं पा रहे हैं, तो कहीं पेरेंट्स गाँव में अकेले रह रहे हैं या सिंगल पेरेंट्स हो गए हैं, तो वो किसके पास रहें। और वो लोग अपना सिचुएशन बना चुके होते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, बच्चा दिन में पढ़ने गया। अब उनके घर में उनकी जब मदर या फादर कोई एक सिंगल बचता है, जब आ जाते हैं तो फिर वो उनको एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं किसी भी तरह, क्योंकि वो कई साल गुजार चुके होते हैं। तो उस सिचुएशन में उनकी केयर के लिए अपने को सोचते हैं कि उनकी केयर के लिए हम किसी को रख देते हैं हेल्प के लिए, जो लगता है कि बिल्कुल चलने मिलने वाले नहीं है पेशेंट या बिल्कुल बेड पे आ गए हैं, तो उनके लिए रख दिया जाता है। पर ये डिमांड, ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं और जो डिमांड आ रही है नर्सेस की या डे केयर सर्विसेज के जो स्टाफ आप भेजते हैं, ये गुजरे जमाने में, पहले जमाने में नहीं होती थी क्या? जरूरत होती थी सर, बट उस गुजरे जमाने में जो हमारा फीमेल पर्सन या मेल पर्सन थे, वो लोगों के पास टाइम हुआ करता था। वो अपना ज्यादातर लोग लैंड्स, खेती, एग्रीकल्चर्स में हुआ करते थे या कहीं वर्किंग थे, तो उनके घर में उनके जो ज्वाइंट फैमिली में ब्रदर है, कोई ना कोई एक बंदा फ्री होता ही था, मेल में या फीमेल में, तो वो लोग ये मैनेज कर लेते थे कहीं ना कहीं। बट तो आज आप ये कह रहे हो कि एक शिफ्ट आ गया सोसाइटी के अंदर की जॉइंट फैमिली से हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो गया और वो एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि आप डॉक्टर्स के साथ भी तो संपर्क में रहते होंगे, वो क्या कहते हैं कि लोनलीनेस भी एक बहुत बड़ा कारण है इस सिचुएशन? डिप्रेशन का मेन कारण ही लोनलीनेस है। जो डिप्रेशन आजकल हो रहा है या अल्जाइमर हो रहा है, वो लोनलीनेस की वजह से ही हो रहा है पेशेंट्स को। तो क्या चाहते हैं वो? बात करना चाहते हैं, वो किसी ना किसी के साथ रहना चाहते हैं, उनको एक बंदा चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो उनके साथ हमेशा रहे, जो एक उनका उनके लिए एक एंजल बन जाए और उनका पूरा
लाइक सपोर्ट करे, हमेशा उनके साथ खड़ा रहे। जी जब वो सिंगल हो जाता है, कोई वुमेन या मेल सिंगल हो जाता है, तो उनको एक कोई ना कोई अपने साथ एक पर्सन चाहिए होता है जो उनको टाइम से ध्यान रखे, उनसे बात करे, भले उनके साथ हो वो कुछ भी ना करे, जी बट उनको दिखता रहे कि हाँ ये मेरे पास है, मुझे कोई जरूरत होगी तो ये है, मुझे अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ। वो सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है, वो अब के टाइम में क्या है कि अब सारे लोग बिजी बाहर चले जाते हैं और वो घर पे अकेले रहते हैं। वो उसके लिए अगर उनको कोई अच्छा सा एंजल मिल जाता है तो वो बहुत हैप्पीली, और उनको ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील नहीं होता है। क्योंकि पता है, बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं सुबह जी पढ़ने के लिए। अब वो मदर सुबह उठी, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब वो अकेले बैठी हैं घर पे, हम्म। तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि इस सोसाइटी के अंदर आपको भी ये सुनने को मिलता होगा कि हम 2 टाइम का खाना तो हम दे देते हैं, फिर उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ तो हमने प्रोवाइड किया है, ये तो फिर सबसे पैट यहाँ का मतलब सारे लोगों का यही सोच होता है कि हमको खाना तो दे ही रहे हैं, रखे हुए हैं, फिर भी उनको पता नहीं कितनी आपको अजीब नहीं लगता कि कोई बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के लिए बोले देखिए, या घर का कोई और मेंबर बोले कि देखिए 2 वक्त का खाना उनको दे रहे हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं, देखिए कितना अच्छा हमने यहाँ पे एसी लगाया, कंफर्ट है, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम होती है। आपको अजीब लगता है ये सब सुन के? बिल्कुल सर लगता है, हम्म, बिकॉज उनको सिर्फ ये खाने और पैसा ही नहीं चाहिए सर, उनको एक अपने साथ बात करने वाला, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला पर्सन चाहिए, हम्म, जो उनको टाइम दे, उनको इम्पोर्टेंस दे, उनको वैल्यूज दे, क्योंकि उनको शुरू में वो वैल्यूज मिली होती हैं, अपने पास्ट में उन्होंने वो वैल्यूज पाई होती हैं, ओके और जब वो उनको जब नहीं मिलती है इन फ्यूचर, क्योंकि वो एक टाइम पे जब वो यंग हुए होंगे या उनकी शादी हुई होगी, तो एक उन्होंने पूरा एक एरिया संभाला होगा, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को संभाला होगा, सब कुछ किया होगा, उसको फिर उसको पूरे दिन अकेला रहना पड़े, तो ये कहीं न कहीं उसको अंदर डिप्रेशन तो आएगा, उसे ये लगे बस खाने-पीने को मिल रहा है, इससे अच्छा तो हम होटल में ही पड़े रहें, वहाँ पे भी खाने-पीने को मिल जाएगा। एब्सोल्युटली तो उसको जो एक प्यार चाहिए, जो लव चाहिए, वो नहीं है। आजकल बच्चों को भी लोग मना कर देते हैं, "अरे! तुम पढ़ लो पहले, कहाँ दादी के पास जा रहे हो?" तो ये सारी ओह सिचुएशंस आ गई है। पहले क्या था कि बच्चे दादी के पास रह लेते थे, जैसे मैं ही अपनी दादी के पास रह लेता था। हम्म, तो ऐसे मैंने देखा बच्चों को भी जो है दादा-दादी हैं, पहले तुम पढ़ो जाके, फिर दादा-दादी से मिल लेना। या हमने कई बार ऐसा देखा कि पेरेंट्स गए हैं वहाँ, जैसे मेल्स में मैंने सर्च किया तो कई लोग गए हैं, वाइफ और हस्बैंड दोनों के साथ में, पेरेंट्स सिंगल हो गए, वो रहने गए, तो वो उनको उन्होंने बिल्कुल ये बना लिया कि बच्चे को लेने जाओ स्कूल से, छोड़ने जाओ बस से, बस तक छोड़ के आ रहा हो, तो इस तरह से उनको साथ ट्रीट करते, तो वो लोग पेरेंट्स रहना ही नहीं चाहते ऐसी जगह, कि हम रोज-रोज कैसे करें? हम्म, कि आप वहाँ पे जाओ, उनके बच्चे को स्कूल पे बस से छोड़ कर आओ, फिर लेकर आओ, सुबह फिर कहने लगे यूनिफ़ॉर्म भी पहना दो। हम्म। तो कहीं न कहीं उनको लगता है इससे अच्छा तुम अपने घर पे ही थे। तो वो ऐसे लोग वापस भी चले जाते हैं और वो कह नहीं पाते हैं कहीं न कहीं संकोचवश। अब उस मुद्दे की बात करते हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहा है हमारी सोसाइटी में। पॉपुलर कहने से कई बार इंसान खुशी से फूला नहीं समाता, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम। मेरे साथ रुपेंद्र जी की बहन नेहा सिंह जुड़ रही हैं अब हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओल्ड एज होम आप लोगों ने शुरू किया, पहले नर्स सर्विसेज प्रोवाइड की, डेली केयर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन ये ओल्ड एज का कॉन्सेप्ट एकदम से कैसे आ गया? सर काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि वो घर से बाहर जा रहे हैं शादी में, तो वो कहीं न कहीं फ़ील करते थे कि घर पे किसको छोड़कर जाएँ, जो हमारे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होगी। और वो डरते थे कहीं न कहीं कि मेरे घर में कोई उस टाइम पे कुछ चोरी ना कर ले या कुछ खो ना जाए या किसी को बुला ना ले। तो उनके अंदर एक डर रहता था। वो लोग कैमराज़ वग़ैरह लगा के जाते थे, बट फिर भी उनको कहीं न कहीं लगता था कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे हम उनको सेफ़ली रख सकें। हम्म, तो ऐसे कई सारे लोगों ने हमें कॉल किया कि सर ऐसी कोई आपके पास फैसिलिटी होगी जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स को कुछ दिन के लिए रख दें, हमारे घर में शादी है, हमें अदर स्टेट में जाना है या किसी डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है। तो मैंने 1-2 जगह सजेस्ट किया जो अदर लोग ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट वहाँ पर उनको बहुत अच्छी सर्विसेज़ नहीं मिली, तो फिर मुझे हम्म, लगा कि ये काफ़ी लोगों की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ब काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के बीच में आ रही है, कॉल्स भी हमारे पास आ रही हैं। तो मैंने एक ये सोच कर के लोगों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी के साथ मैं एक सर्विसेज़ दूँ, जिसमें जो हमारे जिनके हम लोग अपने स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अच्छी सर्विसेज़ मिल सके। और ये सारी चीजें आपकी दादी जो ओल्ड एज थी उनसे इंस्पिरेशन तो सबसे सर लिंक्ड है, या वो सारी बातें लिंक्ड है। या कहीं न कहीं हम महाकाल हम्म, मंदिर भी जाते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे पॉज़िटिव थॉट्स आते हैं मेरे अंदर। हम्म, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार हम महाकाल गए तो कोई अपनी आंटी को छोड़ के ही चला गया था वहाँ। अरे वो दिल्ली में रहती थीं, तो अच्छा, वो मुझे मिली, तो बोली, "बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे दिल्ली की ट्रेन में टिकट खरीद के बैठा दो। हम्म, मेरे बच्चे मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं।" ये कब की बात है?
ये आज से 4-5 इयर्स पहले की बात है। और आपको लगता है ऐसा होता है सोसाइटी में? हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा। कोई छोड़ के, मतलब उनके घर के कोई लोग होंगे जो छोड़ के चले गए होंगे? सर हमारे जो एल्डर केयर होम है उसमें भी एक बार ऐसा हो चुका, अपनी मदर को छोड़ के वो आना ही नहीं चाहते थे, ना पैसे देना चाहते थे। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार आती है हम्म। कि लोग रखना नहीं चाहते, कहीं न कहीं छोड़ आते हैं। हम्म। तो ये सिचुएशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों को सुन के थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक परिवार के एक सदस्य को कोई छोड़ के चला गया? दुःख तो होता है, बट वो रख नहीं पाते हैं, कोई ना कोई रीज़न, जैसे कि डिमेंशिया है, अल्ज़ाइमर है उनको, तो वो घर से चली जा रही हैं, बाहर चली जा रही हैं, वो टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो छोड़ देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम कुछ कुछ ऐसी जगह रख दें, जहाँ पे प्रॉपर टेक केयर हो इनकी। वो ओके। पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, कि कहीं भी रखेंगे, तो पैसे लगेंगे, तो पैसे ना देने पड़े, तो बाहर ही छोड़ देते हैं। पर ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर के केसेस बढ़ रहे हैं और सीनियर सिटीजन्स की केयर लोग कम कर रहे हैं, और उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ओल्ड एज होम, वहां जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अरे वो तो मंथली पैसे लेते हैं और सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। क्या ये सब इतना आसान है? सर असिस्टेड लिविंग आजकल हम लोगों ने इसको बोलने लगे हैं ओल्ड जी। एज होम को, क्योंकि ओल्ड एज होम लोगों के लिए एक गलत वो हम्म। देता था कि अरे वैल्यूज खराब कर रहा है मेरी, तो इमेज खराब हो जाएगी रखना। तो जी। आजकल असिस्टेड लिविंग या हॉस्पी केयर लोग इस तरह से इनको नाम दे रहे हैं, ओके। बट इसमें एल्डरली होम केयर की ही सर्विसेज होती हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं अगर लोग पैसे खर्च करके अगर ये अपने पेरेंट्स को रख रहे हैं, तो कम से कम उनकी सेफ्टी और उनको एक अच्छी सर्विसेज तो दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो उसको एक गलत एस्पेक्ट में ना लेके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में मार्केट में लोगों को लेना चाहिए, समाज ओके। में लेना चाहिए, कि कम से कम उनका बेटा कहीं बाहर तो छोड़कर नहीं आ रहा है, या उनको एक अच्छी केयर तो दे रहा है, कहीं भी उन्होंने रखा नहीं कर पा रहा था वो। बट लोग आजकल जो समाज है वो ये कहता रहे उन्होंने छोड़ दिया, इस तरह के वर्ड्स जो हैं हाँ, वो सुनने में आता है। नहीं, आप जो एक्चुअली आजकल के टाइम में सोसाइटी में लोगों को एक टैबू बन रखा है कि ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बट वो ये नहीं सोचते हैं कि जो घर में रख रहे हैं, जी। जिन पेरेंट्स को प्रॉपर अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, अकेले हैं वो घर में, डिमेंशिया जैसी, अल्जाइमर जैसी, पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम हो रही है, सिजियोफ्रेनिया ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। क्या होता क्या है उस सब डिमेंशिया आप कह रहे हैं, किस तरह की चीजें आप लोगों को सुनने में आती हैं, आप फेस करती हैं? डिमेंशिया जो होता है, जो हमारी ब्रेन में नर्व सेल्स जब डैमेज होने लगती हैं, ओके। या हमें न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता है, या हम अकेलेपन में ये प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में होते हैं, तो तब ये वो प्रॉब्लम। पेशेंट्स क्या करते हैं डिमेंशिया में? आपके यहाँ क्या क्या आपको देखने को मिला जो बड़ा विचित्र था? हमारे यहाँ एक आंटी आई हैं, तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में उनके घर वाले काफी ज्यादा हम लोग को तो ऐसे बताया कि सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चल लेते हैं फिर लेते हैं। उन्होंने थोड़ा सा हाइड किया, बट बताया कि थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है। बट जब वो आई आंटी, जब उनको देखा हमने, तो वो अलमीरा में हमारे वो लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो वो उससे बातें कर रही थी अपने आप को देखकर। अपने आप को देखकर। अच्छा। फिर वो रेडी हुई तो वो उसको लिपस्टिक लगाने लगी उसी मिरर में, और फिर पाउडर वाउडर भी अपने गाल की जगह उसमें लगा रही हैं और उससे बात कर रही हैं प्रॉपरली। फिर शाम को देखा तो डे में तो खाना उनको नीचे हम लोगों ने डाइनिंग में खिलवाया था हमारे स्टाफ ने, बट शाम को क्या किया, उनको उनके रूम में वो खाना पहुंचाया, तो उन्होंने वो जो दाल चावल थे वो वॉश बेसिन में डाले और वॉश बेसिन से खाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर हम लोगों ने देखा कि उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। फिर उनको ये लगा कि वॉशिंग मशीन है शायद, जो पॉट है उसमें अपने कपड़े डाल रहे हैं धोने के लिए। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं कई सारे पेशेंट्स के साथ। कई लोग होता है कि नहाने के बाद भूल जाते हैं, दोबारा नहाने के लिए बोलते हैं। कई लोग होते हैं खाना खा चुके होते हैं, फिर कहते हैं मैं खाना नहीं खाया। हमारे आंटी हैं, अच्छी जगह पे जॉब से वर्किंग है, और उनके पास लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटायर्ड हैं वो, तो वो भूल जाती हैं, अपनी कॉफ़ी पी लेती हैं, दिन में 4-5-6 बार कॉफ़ी माँगती रहती हैं कि मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाई, किसी ने कॉफ़ी नहीं पिलाई, और उनको कॉफ़ी मिल चुकी होती है। हम खुद ही 1 बार 2 बार देखा कि कॉफ़ी मिल गई है, फिर भी वो दिन भर बोलती है मुझे कॉफ़ी नहीं मिली। पर इस तरह के और बहुत सारी केसेस होंगे, आई एम श्योर आप लोगों के पास इंसिडेंट्स बहुत होंगे, लेकिन सर बाइपोलर के भी भाई कई सारे पेशेंट्स आए हमारे पास। बाइपोलर में तो लोग एक अलग ही लाइफ में चले जाते हैं, डुअल पर्सनालिटी होती डुअल है। पर्सनालिटी हो जाता है। कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कभी वो भूल जाते हैं कि क्या हम कर रहे हैं, कौन है हम, सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप दोनों यंगस्टर्स हैं, कंट्री के युवाओं की श्रेणी में आप लोग आते हैं, आप लोग कहाँ देखते हैं कि ये एक कंफर्टेबल लाइफ जीते, मॉल वॉल घूमते, कॉर्पोरेट लाइफ में वर्ल्ड टूर करने जाते, हॉलीडेज के लिए मालदीव चले जाते, कभी बाली चले गए, नहीं, और ओल्ड एज होम चला रहे हो आप लोग?
सर कहीं न कहीं हम लोग को भी लगता है कि हम लोग जैसे अपने दिन भर वर्क में स्ट्रेस में जा रहे हैं जी। हल्का-फुल्का, तो जब हम उनके साथ खाना खाते हैं और वो हम देखते हैं कि वो हमारा वेट कर रहे हैं, हमारे लिए लाइक वो भी उनको भी चाहिए कि उनका कोई देखने वाला है। तो मुझे उनके साथ खाना खाते तो हमारा जितना स्ट्रेस होता है पूरे दिन का वो सारा खत्म हो जाता है। जब हम जाते हैं ओल्ड एज होम और जब कोई आंटी हमें देखती हैं और जब हग करती हैं, हग करके पूछती हैं कि तुम आ गए बेटा, बहुत देर से वेट कर रही तुम्हारा। तो वो जो फीलिंग होती है वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं यहाँ पे, क्योंकि वो वेट कर रही होती हैं कि जब आप आओगे, आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई बात करने वाला चाहिए। हमारा स्टाफ है, बात करता है, बट उनको लगता है कि मेरी बेटी आ गई। कोई ना कोई बॉन्ड बना रखा है हम लोगों ने, जी। कोई हमारी मौसी है, कोई हमारी मामी है, कोई हमारी चाची है, कोई दादी है। तो एक रिलेशन बॉन्ड हो रखा है, तो वो हमें जब देखते हैं तो वही समझते हैं कि बेटी आ गई या मेरा बेटा आ गया। तो यहाँ ये जो सेटअप जिसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, एक आदान-प्रदान हो रहा है फीलिंग्स का, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्पेशल स्टाफ भी तो चाहिए होंगे, जो 24 घंटे नज़र रखना तो उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा एक आपको सर्विलेंस करनी भी बहुत ज़रूरी है, कहीं वो गलती से अपने आप को ही हार्म ना पहुँचा लें, अपने आप को ही नुकसान ना पहुँचा लें, चोट पहुँचा लें, कुछ इस तरह की भी चीज़ें आप लोगों को देखते होंगे आप लोग। तो हमने सर जो स्टाफ रखा है उनके रूम में वो एक उनको पेशेंस जिनमें था उन स्टाफ को हमने लाइक सर्च किया कि जो हमारे पास वर्किंग थे जी। उनमें से जो बेस्ट स्टाफ थे उनमें से हमने सर्च आउट करके उनको हायर करके ही उनको उनकी हेल्प के लिए रखा हुआ है, जिनके अंदर पेशेंस हैं, जो खुश मिजाज हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसे लोग ही चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा साइकेट्रिकली सोचना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम लोग अगर साइकेट्रिकली नहीं सोचेंगे कि कौन इनको खुश रख सकता है, हम कोई भी किसी को भी बाहर से लाके रखते हैं और सोचे कि इसका थेफ्ट हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर कई सारे पेशेंट होते हैं वो कलर को लेके भी सोचते हैं, अरे ये तो काली है, एक आंटी है ऊपर, वो इसलिए नहीं उनके साथ एडजस्टमेंट हो पाता। तो हमें उनके हिसाब का ही एक स्टाफ कहीं न कहीं हमें अपने आप से थिंक करना पड़ता है कि इनके लिए कौन-सा स्टाफ बेटर रहेगा। उसको हम लोग उनके साथ मर्ज करते हैं, जिससे कि उनको भी प्रॉब्लम ना हो, वो बेटर फील करें और उनकी बातों को समझ सके ईज़िली। तो कुछ मेडिकली बहुत एक सीरियस केसेस भी होंगे शायद आप लोगों के पास, और उनकी केयर करना, यानी मेडिकल फ्रेटर्निटी से आपको डॉक्टर्स भी उनकी भी विजिट वगैरह अरेंज करानी है, ये कोऑर्डिनेशन करना तो आप तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, लेकिन कितना आसान है कितना मुश्किल है ये? इसमें हमारा स्टाफ बहुत सपोर्ट करता है। ओके। हमने जो हमारा ऑफिस स्टाफ है, हमारे ओल्ड एज होम के जस्ट बगल में ही एक कैलाश हॉस्पिटल के एक डॉक्टर प्रदीप हैं। ओके। वो विजिट करते हैं मंथली हमारे यहाँ। ओके। हाँ, और साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशन उनका चल रहा है वही हम चलाते हैं, या प्रॉपर किसी हॉस्पिटल से चल रहा है वही चलाते हैं, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ऐसे विजिट नहीं करते हैं। उनके हाँ, उनके जो चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें लेके जाना पड़ता है वहाँ पे, या हम वीडियो कॉल कराते हैं, वीडियो कॉल से उनका मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ हॉस्पिटल से जिनके साथ हमारा टाई अप है, फेलिक्स है, यथार्थ है, तो वो अपना कैंप लगाते हैं हर 15 डेज में हमारे ओल्ड एज होम में। ओके। तो वो सारे पेशेंट्स को देख कर जाते हैं, कुछ उनकी जो दवाइयाँ चल रही है उसको कुछ एडवाइस भी देते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ। इस तरह की हम लोग लाइक फैसिलिटीज दे रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे वहाँ पर प्रोवाइड हैं, कर रखे हैं हम लोगों ने, जो फीमेल के लिए फीमेल आती है, मेल के लिए मेल आते हैं। उसका जो भी एक्सपेंसेस है हम लोग पे करते हैं उनको, उनकी फैमिली से डिस्कस करके। तो वो फैसिलिटीज भी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर्स की भी और उसकी भी। ओके। तो पेशेंट कभी राइस ट्यूब वाले भी आ गए तो उनके लिए नर्स भी हम लोग देते हैं। हमारा एक नर्स भी रहता है पूरे दिन वहाँ पर। जैसे किसी, और मॉर्निंग में हम सबके वाइटल्स चेक करते हैं कि किसी का आज नॉर्मल वाइटल आ रहा है या किसी का एब्नॉर्मल आ रहा है। किसी की अगर शुगर बढ़ी हुई आ रही है तो उसको दोपहर में क्या खाना देना है। फिर आफ्टर फूड भी उनका हम लोग वाइटल्स चेक करते हैं, बीपी, शुगर, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है या लगता है किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग वो चेक करते हैं। तो वो सारे बैकअप इक्विपमेंट्स आपके पास 24 घंटे आपके पास रहते हैं? हॉस्पिटल बेड्स वगैरह भी हमारे पास हैं। और किस तरह का खाना प्रोवाइड करते हो वहाँ? तो ओल्ड एज में मैंने सुना है कि डिमांड बड़ी बढ़ जाती है। मैंने सुना है कि सीनियर सिटीजन जो हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी अगर मतलब वेजिटेरियन पे जोर ज्यादा रहा है, जैसे आजकल हम युवाओं में ट्रेंड है, सॉरी मैं भी अपने आप को युवाओं में गिन रहा हूँ, कि वेजिटेरियन खाना है, लेकिन आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन जो है वो नॉनवेज ज्यादा डिमांड करते हैं? हाँ, कुछ लोग, कुछ हैं, बट हम यहाँ पे नॉनवेज नहीं प्रोवाइड करते हैं अपने किचन में। ओके। हम बाहर से ही ऑर्डर करते हैं, मैं अपने घर से बना के लाती हूँ या भैया घर से बना के लाता है। ओके। ओके। तो ही सर्व करते हैं, वो भी अलग सर्व करते हैं सबके साथ, क्योंकि वहाँ पे जैन भी हैं लोग, काफी लोग नहीं। जैन, अग्रवाल और गुप्ता भी काफी लोग हैं, तो वो तो बिल्कुल ही उनको पता चल जाए हमारे किचन में बन रहा है तो खाना ही ना खाए।
तो दैट्स व्हाई एग अलाउ कर रखे हैं। एग हम लोग बाहर जो आजकल इलेक्ट्रिक उससे बन जाता है, वो बॉयल हो जाते हैं, तो लोगों को दे देते हैं जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ओके या अगर किसी को नॉनवेज भी खाना है तो फिर हम लोग उसको उसके लिए मंथ में 1 to 2 टाइम्स हम लोग या तो घर से अपने या जो कहीं से अच्छी जगह ऑर्डर करके हम लोग लाइक मंगा देते हैं। अब एक थोड़ा मुश्किल सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि ओल्ड एज होम में अपने पेरेंट्स को ले जाते हैं, हमसे तो रखा नहीं जा रहा, और एक बार ही छोड़ के गए तो उसके बाद कभी ऐसा भी हुआ है कि दोबारा से उनकी तरफ से कोई संपर्क साधना चाहो तो बहुत मुश्किल हुई कि आप ही के अपने घर वाले हैं और आप लोग संपर्क नहीं कर रहे, कुछ ऐसा भी? तो सर ऐसे कई सारे सीन हम लोगों के सामने आए हैं। हम्म कई बार ऐसे भी 2-3 हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं जिनके स्टेप मदर्स हैं, वो उनके बच्चे बिल्कुल भी आना नहीं चाहते हैं। हम्म वो बस हमें हर मंथ और उनके एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, बट उनको उनको मिलने नहीं आना चाहिए, डर रहे हैं। हम्म कई बार क्या होता है, हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया तब भी साइन करने के लिए भी हमें उनको कई बार कॉल करना पड़ता है, जब आके वो साइन करते हैं, जबकि हम लोग का स्टाफ वहाँ पे पूरा मैनेज कर लेता है, ओके इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी पहुंचा देता है। बट कई बार डॉक्टर्स कहते हैं उनकी फैमिली मेंबर को बुलाओ, उनको साइन करना है, तो उनको आने में पूरा पूरा दिन लग रहा है, कभी कभी आते ही नहीं है, आप ही कर दीजिए, उनकी ये डिमांड होती है। तो उस चीज के लिए मैं चाहूंगा कि उन लोगों को अपने पेरेंट्स के लिए आना चाहिए जिस टाइम उनकी ऐसी सिचुएशन हो। बाकी तो हम लोग उनका पूरा ध्यान रखने की पूरी कोशिश करते हैं और हम लोग उनके लिए हमेशा स्टैंड करते हैं रात में। कई बार 3 बजे भी मैं रात में गया हूँ, किसी की तबीयत खराब हुई है, इनके सर नेहा के हस्बैंड के साथ रात में हम लोगों ने कई बार पेशेंट्स को हेल्प आउट किया है, इस चीज के लिए इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ा। ओके तो बट कई बार जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, करते हैं, काफी बार ऐसा हुआ है। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट भी करते हैं लोगों से जब एडमिशन के लिए आते हैं कि सर प्लीज जब बीमार हो तब आप आ जाइए। अब जब आउट ऑफ कंट्री है उनका तो हम लोग पूरा लाइक जी 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट जी फिर भी हम उनके लोकल जो कोई ना कोई उनका लोकल रह ही गार्जियन जो होता है, तो हम उसको भी कॉल कर देते हैं, चाहे वो देखते हैं रात में ज्यादा होगी तो फिर 10-11 बजे या सुबह 8:30-9 बजे उनको कॉल कर देते हैं कि सर ऐसे कंडीशन है पेशेंट की और वो एडमिट है, तो प्लीज आप लोग हॉस्पिटल में विजिट कर लीजिए। और फिर उनके जो फैमिली मेंबर है वो बाहर से उनको वीडियो कॉल्स वगैरह भी हम लोग करा देते ओके हैं। पर मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ से आगे अब आप क्या देखते हैं? रास्ता आपको आसान लग रहा है, मुश्किल है? आज से 10 साल बाद आप हमारे देश में बढ़ती हुई जो जो हमारे वृद्धावस्था में लोग जो जा रहे हैं, ओल्ड एज की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या तो बढ़ती जाएगी, तो आने वाले टाइम में कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, ओल्ड एज होम मेरी केयर कर लेगा, लेकिन हाउ चैलेंजिंग आपके लिए होगा? आप कैसे देखते हैं इसको? अभी तक तो ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कोई डर नहीं आता कि हम ये कब तक चला पाएंगे? सर हम तो अभी कई सारे केसेस आपने देखा होगा न्यूज़ में भी आ रहे हैं कि लोग अपने घर में सो रहे थे और 2 दिन हो गए उनकी डेड बॉडी मिल रही है। लोग मर गए हैं और उनको घर में बाहर किसी को पता ही नहीं चल रहा है। या तो ऐसे भी सिचुएशंस आ रही है कि उनके घर में कोई भी नहीं था और उनके एल्डरली की डेथ हो चुकी है। उनकी डेड बॉडी पड़ी है 2 दिन से, पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है। आपने कई सारी न्यूज़ देख रहे होंगे, इस टाइम काफ़ी सारी आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुझे तो लग रहा है कि अभी मार्केट में और इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। इवन हम और मेरी सिस्टर आपस में बात भी करते हैं कि हम लोग को थोड़ा-सा अपनी ये सेविंग करके चलना है कि हम फ्यूचर में अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो हम भी रह सकें। हम लोग तो ये सोचते ही हैं कि हमको भी आगे ऐसे ही रहना है। इवन हम लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम आस-पास ही रूम लेके हम लोग आपस में तो रिलेशन अच्छा रहेगा और हम लोग अगल-बगल ही रह लेंगे। अगर हमारे बच्चों ने हमारा साथ नहीं दिया, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन, अच्छे संस्कार, अच्छी चीज़ें देके अपने हम लोग के लिए फ्यूचर तक सोचे। बट कहीं न कहीं डर भी ये सबको देखते हुए आ रहा है कि हम लोग का फ्यूचर में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। नहीं, नहीं, मैं इसको पॉज़िटिव एस्पेक्ट में लूँगी कि आप घर पे हो, बच्चे घर पे हैं, बच्चे बाहर जाएँगे, जॉब करेंगे ही, आप जी एजुकेशन दे रहे हो उनको, बाहर जॉब करेंगे, तो उनके लिए बेस्ट है कि उनके लिए हम कोई ऐसी बाउंडेशन ना बन जाए कि उन हमारी वजह से वो कहीं जॉब ना कर पाएँ, है ना? तो हम चाहेंगे ठीक है, वो हमारी टेक केयर करें, मगर हम अपनी खुशी से रहना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि वो हमारी वजह से घर में रखें हमें। कोई ऐसा खास मैसेज जो आप सोसाइटी में लोगों को देना चाहो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकलता है, समाधान निकल जाता है, जी, जी। लेकिन मैं कहूंगा कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहोगे या सोसाइटी की तरफ कोई मैसेज आप लोग देना चाहोगे हमारे सभी वर्ग के लोगों को? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें योगा, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ओके जो स्ट्रेस लेवल होता है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, डिमेंशिया की। ओके ठीक है? तो हमें पहले तो स्ट्रेस
या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहिए, ठीक है, खुल के जीना चाहिए, बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ओके जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उसके बाद ये हम्म, जो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं। ओके हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि अपनी लाइफ को खुल के जिए, अच्छे से जिए, हम्म, फिर आगे जो आएगा, आगे जो टाइम रहेगा, अगर हमें ओल्ड एज होम में रहना होगा हम्म। तो वहां रहेंगे, घर में बच्चे रखेंगे तो वहां रहेंगे। आप लोग इस टॉपिक से जुड़ा, हमारे लिए टॉपिक है, आपके लिए ठीक है एक सेवा है, बट जी जी कुछ सेमिनार्स भी अटेंड करते होंगे, या देश के विभिन्न राज्यों में या विदेशों में जो भी रिसर्चेस हो रही हैं इस टॉपिक से जुड़ी, सीनियर सिटीजन और उनके चैलेंजेस से जुड़ी, तो आप लोग उनसे भी परिचित रहते हैं, बिल्कुल सर, हम अप लोग टू देखते डेट रहते रहते हैं? हैं उनके कई सारे कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग लाइक अटेंड भी कर लेते हैं, हम्म, फोन कॉल सुनते भी हैं, उनकी जी जी डिस्कशन सुनते हैं। कई सारे पैनल्स में हम लोगों ने देखा है, कई सारे सेंटर्स हैं जो यहाँ पर इस तरह की लाइक प्रोग्राम्स, NIOS करके जो इंस्टीट्यूट है वो भी अपना इस तरह के लाइक कैंप वो करता है, कॉन्फ्रेंसिंग करता है, तो हम लोग जाते हैं, कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, बाहर के लोगों की भी इसमें डिस्कशंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। हम्म, तो उसमें एल्डरली के लिए जो भी लाइक है, सीनियर सिटीजन्स के कुछ जी इवेंट्स हो रहे हैं। अभी लास्ट नोएडा में ही सेक्टर 62 में हुआ था, इको सेंटर में। तो ऐसे इवेंट्स में भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जाके देखते हैं कि कहीं क्या है, क्या चीज़ें नई आ रही हैं, हम्म। कौन-कौन सी चीज़ों पे आजकल लोग वर्क कर रहे हैं। तो वो हम लोग आगे अपने आप को लाइक अपडेट करने के लिए सब चीज़ देखते रहते हैं। छोटे बच्चों को अगर आपको लगता है कि उनको भी जागृत करना चाहिए इस टॉपिक से? छोटे बच्चों को भी इस जागरूक करना चाहिए कि सर, क्योंकि आजकल हम लोगों को अपने जो पेरेंट्स हैं, उनको भी उनके साथ कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि आपने अभी जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली की बात या की, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो आपको दादा दादी नाना नानी का प्यार तो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो हमें उनके साथ उनको कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स को अपने उनके साथ रखना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो ज़्यादातर मोबाइल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। मोबाइल या टीवी में बिजी मोबाइल या हम्म, टीवी में बिज़ी, अगर दादा-दादी घर पे भी आ रहा है तो उनको टाइम बहुत कम देते हैं। हम्म, तो हम चाहेंगे कि दादा-दादी और बच्चों के बीच में एक अच्छा ऐसा एक बॉन्ड क्रिएट करें। हमारे बच्चे और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में कोई एक्टिविटीज़ या उनके साथ कोई गेम खेलने की एक्टिविटीज़, इस तरह की हम्म। एक्टिविटीज़ करानी चाहिए जिससे कि उन दोनों में एक अच्छा बॉन्ड बने। क्या एक ऐसी खास बात है जो आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन एक डिमांड करते हैं, उस एज में पहुंचकर उनको उनको बहुत जरूरी है वो चीज, वो चाहते हैं कि ऐसा हो? वो चाहते हैं हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, बातें करें, कोई बातें करें, कुछ अपने चाइल्डहुड उनकी जो मेमोरीज हैं हाँ हाँ वो याद करते हैं वो अपनी। पर एक गुड लिसनर चाहिए होता है उनको, जो उनकी बात सुने ओके और उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करे और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनको रिस्पेक्ट देता रहे। दैट इज़ द थिंग दे नीडेड। मैं जाता हूँ ओल्ड एज होम में तो मैं यही देखता हूँ कि किसको क्या चाहिए, वो हम अपने आप एनालाइज़ कर लेता हूँ। मेरे मामा जी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि मेरे मामा जी, कोई इंसान दुखी होता था तो उसको कैसे खुश कर लेते हैं, हम्म, कैसे हँसा देते हैं, कैसे उससे बातचीत करके। तो मैंने उनसे ये चीज़ बहुत अच्छे से लर्न की, तो मैं जब ओल्ड एज में जाता हूँ तो मुझे वही सारी चीज़ें याद आती हैं कि मैं कभी दुखी होता था, मामा मुझे कैसे हँसाते थे। तो वो चीज़ कहीं न कहीं मैं उनके साथ अप्लाई करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो मेरे एल्डरली हैं, उनको क्या ज़रूरत है। जैसे एक आंटी हैं, वो रोज़ अपने बेटे को याद करती रहती हैं, वो कब आएगा, वो कब आएगा? तो आपके ओल्ड एज या होम में? ओके तो मैं उनको उसी तरह से रिएक्ट करने लगा, अरे आपको ज़रूरत क्या है? मैं हूँ तो हूँ ना आपके साथ। तो शी इज़ डिमांडिंग मी कि मुझे आज ये खाने का मन हो रहा है, मेरे लिए ये ऑर्डर कर दो, तो मैं मँगा देता हूँ। या जूस पीना है, या इस तरह की कोई भी चीज़ रखी तो मैं, अब वो मुझे ऐसा फ़ील करने लगे कि मैं उनके साथ हूँ। वो कभी वही, तो मैं उनको हँसाना जानता हूँ, कैसे हँसाना है। तो मैं कहीं न कहीं समझ जाता हूँ कि किसको हम्म, किस चीज़ के किस लेवल पे किस तरीके से खुश रखना है। तो आज के टाइम पे जो हमारे एल्डरली पीपल्स हैं उनको खुशी चाहिए, और वो खुशी के लिए ही हमारे को तलाश वो घर में भी करते हैं, कहीं न कहीं, कि अकेलापन ना मिले और खुशी मिले। तो वो इसी चीज़ की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। अगर हम उनको थोड़ी-सी खुशी दे दें, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं और जाने के लिए सोचें। अगर वो उनको घर में भी हम रख रहे हैं ना और खुश रखें, तो वो घर से भी कहीं ना जाएँ बाहर, वो घर के अंदर भी खुश रह लें। कभी उनको मंथ में एक मूवी दिखा दें, उनको थोड़ा बाहर पार्क वगैरह घुमा दें। मैं तो कई बार अपने ओल्ड एज होम से लोगों को इस्कॉन टेम्पल लेके जाता हूँ, और मुझे लोग मना करते हैं, ये भी कई बार मना कि अरे! तुम कैसे ले जाओगे उनको, कैसे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ाओगे? मैं लेके गया एक दिन इस्कॉन नोएडा में सेक्टर 22। बल्कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट मैं गया। मैं था और मेरे साथ मेरा एक ऑफ़िस कलीग है विवेक, हम दोनों गए। हम्म, देखा 2 आंटी चलने में थोड़ी थक जाएँगी, क्योंकि उसकी लिफ्ट बहुत पीछे लगी हुई है, सेक्टर 22 में नोएडा में। जी उसकी लिफ्ट बैक साइड थी, तो हम लोगों ने फिर वहाँ बात की, तो वहाँ जाके हमें 2 व्हीलचेयर मिल गई। हमने दोनों को व्हीलचेयर में बैठाया और हमने ऊपर पहुँचा दिया, सीधे जहाँ मंदिर का गेट था वहीं पे जाके यस खुला। और दे आंटीज़ आर वेरी हैप्पी कि हमें यहाँ पर मिला, और उन्होंने पूरी आरती अटेंड की 12 बजे, हाँ और पूरा दिन वो मतलब 2-3 दिन तक उसी से बहुत खुश थीं। तो अगर हम ऐसी चीज़ें उनको देते रहें, तो
घर पे भी देते रहे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बट सब लोग टाइम नहीं देते हैं, एक्चुअल में बात ये है। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदार में क्या कहते हैं लोग कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, या कुछ और कहते हैं? सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। पर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम आगे बढ़ने वाली है? बिल्कुल बढ़ने और उसका मेन रीजन आप क्या देख रही हैं कि क्यों? कि जैसा आपने प्यार बोला, गुड लिसनर बोला, आपने एक वर्ड यूज किया था रिस्पेक्ट। क्यों वो रिस्पेक्ट कम हो जाती है एक सीनियर सिटीजन के लिए? आप कह सकते हो कि वो पहले अर्न कर रहे होते थे। ओके, हाँ। सेल्फ डिपेंडेंट थे। हाँ। सेल्फ डिपेंडेंट थे, अब वो मतलब हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट बर्डन हो गए वो, हम्म, एक इस ये तरह की रीजन हो फीलिंग आ जाती है लोगों को। ओके। और जो लाइक मैंने फील किया है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं रह गए हैं। वो बस सिर्फ एक प्यार, खुशी और आशीर्वाद देना ही चाहते हैं अपने बच्चों को। बट फिर वो भी लोग आजकल उसको लाइक मैं फील नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्यों? मैंने तो देखा कि वो भी आज की डिमांड में जो पहले की आंटी लोग जो डिमांडिंग थी कि हम अपनी बहू को ये चाहते हैं, वो इस तरह के कपड़े पहने, वहाँ ना जाए। आजकल की आंटी लोग भी सारी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी हैं, उन्हें कोई इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। बट दे वांट सम टाइम कि वो हमारे साथ टाइम दें। लोगों के पास किटी पार्टी जाने के लिए टाइम है, बट अपने पेरेंट्स के साथ टाइम देने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जो सोसाइटी है उसमें ये सब चीज़ें आ गई हैं। छुट्टी का दिन है, आज बच्चों की छुट्टी रहती तो हम अपनी फैमिली के साथ जाएँगे। बट दादा-दादी को नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएँगे। ओके। बहुत ही कम लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को लेके कहीं जाते हैं। लोग आते हैं आपको आपकी हेल्प करने फाइनेंशियली, या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, लोग सिविल सोसाइटी से लोग आते हैं? लोग बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट सेलिब्रेट करने करने आते आते हैं। हैं। आई थिंक ये, माफ कीजिएगा पर मुझे बोलना है कि ये पुराना फैशन हो गया कि ओल्ड एज होम में मैं एक आंटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। आंटी अपना का नहीं, बर्थडे नहीं अपना सेलिब्रेट, बर्थडे आंटी का बर्थडे हम ही लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके। जितनी भी आंटी है उनका सबका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है ऐसा भी होता है कि फैमिली भूल जाती है, बट हमारे पास तो सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमें पता होता है कि कब बर्थडे है। और उनके हम अपने घर से लोग आते हैं? आते हैं, कुछ कभी लोगों नहीं के भी आते आते हैं, हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो आते हैं। वो एक खुद ऑर्गेनाइज कराते हैं पार्टी, वो खुद करते हैं। इन पूरे जो डिस्कशन हुआ इसमें फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यस। उसकी पूर्ति आप लोग अगर बताना चाहें तो वो कैसे होती है? आई एम श्योर कि आप अपना फाइनेंस इतना लगा के तो ये सोशल वर्क नहीं कर पा रहे सर होंगे। कुछ लोग हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स हैं जो खुद से अपना पेंशन ले रहे हैं, ओके। तो वो अपने पेंशन से हम लोग को पे करते हैं जो इनिशियल अमाउंट, और बाकी अपना जो उनका पास बच रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो बच्चे हैं वो पे कर रहे हैं, जो बाहर चले गए, विदेश चले गए, वो नहीं ले जा सकते, वहाँ पे वीजा उनको नहीं मिल रहा है, Done. कुछ ऐसे लोग भी रह रहे हैं। बट कुछ लोगों के साथ है कि उनके फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं सपोर्ट, बाकी कुछ लोग हम लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। कई लोगों के पेरेंट घर वाले मना करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं दवाई दिलाने के, इलाज कराने के। ऐसे केस भी आते हैं? ऐसे भी केसेस आते हैं, कई लोग बोलते हैं अरे जाने दो, वो तो हमेशा ड्रामा करती हैं, बीमार ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है उनको। Oh my तो God. ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम लोग फिर उनको बोलते हैं आप अपने घर पे मत बोलिए आंटी, हम लोग आपको मैनेज कर लेंगे। तो वो हम लोग थोड़ा भगवान की दया से जो हमारे पास है, हम उसमें जो बेटर उनके लिए कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं। बट डू पीपल कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट? वो आते Yeah. हैं आपका ये कॉज समझ के, उनको लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों में कुछ और पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। ये फैक्ट है लाइफ का, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। कि हम मंदिर जाते हैं तो कोई अगर भिक्षा मांग रहा है तो उसे भिक्षा देते हैं कि चलो पाप कम हो जाएंगे, बट असली सेवा यही है। बिल्कुल सर। और ये मेरे ख्याल से आपका जो स्टाफ है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है Yeah. आपके इस विजन के पीछे। हाँ, बिल्कुल बहुत सर। सारी आंटी लोग होती हैं जो अब्यूज वर्ड यूज करते हैं, हाथ भी उठा देती हैं, मार भी देती हैं। उसके बाद हमें बहुत अच्छे समझाना पड़ता है स्टाफ को कि ये तुम्हारी दादी जैसी है, मम्मी जैसी है, तुम्हारी मम्मी ने भी छोटे में तुम्हें मारा होगा ना। तो वो उन लोग को थोड़ा सा हम प्यार से डील करते हैं कि आपको इसको माइंड नहीं करना। आपके पास कोई मिडिल एज या कोई एक्सपीरियंस या से 50-55 साल के लोग नहीं आते कि हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं या पूरा दिन इनके साथ बिताना चाहते हैं? कुछ ऐसा कभी सर हुआ? ऐसे आते हैं बट हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोगों का अलग विजन होता है, कुछ लोग अलग विजन से आते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना खोलना चाहते हैं, वो सर्च के लिए आ जाते हैं कि हम देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे ओह! रखना है। तो ये सारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें लाइक उसकी वजह से सोचना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। और आपकी एक तरीके से गेटेड कम्युनिटी और सिक्योरिटी के मामले हाँ, में हमारा लॉक रहता है कि क्योंकि डिमेंशिया पेशेंट है, उनको अपना एड्रेस नहीं पता होता। कई लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में और उनकी मदद देना नहीं चाहती, हमारे घर में वो रह रहे हैं, वो ऐसे भी कई सारे सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो देना नहीं चाहते हैं प्रॉपर्टी, उनके वो लोग बच्चे ले जाना चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं। ऐसी भी सिचुएशंस हैं कई सारी।
तो वो उनके पर्सनल है, बट हम लोग उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकते। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको लाइक अच्छी फैसिलिटीज़ में हम लोग ज़्यादा फोकस करें। तो मुनीश जॉलीज डगआउट में हम लोग रुपेंद्र सिंह सेंगर के साथ और उनकी बहन नेहा सिंह के साथ हम बात कर रहे हैं कि वृद्धावस्था के जो चैलेंजेस हैं वो कितने भयभीत करने वाले हो सकते हैं। अभी नेहा ने बताया कि योगा मेडिटेशन से बहुत हेल्प मिल सकती है, तो उसकी तैयारी हम जो मिडिल एज लोग हैं, जो युवा हैं, वो अभी से ही कर दें। और हमने अपना पहला पॉडकास्ट भी योग गुरु श्रीमती विजय लक्ष्मी होता के साथ किया था, जहां उन्होंने डिमेंशिया और अल्जाइमर से जुड़ी बातें की थी और हमें बताया था कि योग कैसे हेल्प कर सकता है। वो एक कनेक्शन जो है यहाँ पर आके उन लोगों के साथ वो स्थापित हो गया जो ओल्ड एज होम में हमारे सीनियर सिटीजन्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो नेहा, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का रूटीन होता है आप लोगों का ओल्ड एज होम में? मॉर्निंग में 7:30 के अराउंड बेड टी देते हैं, जी। बिस्किट। उसके थोड़ी देर बाद फिर हम 9:30 के अराउंड ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। डाइनिंग एरिया में भी करते हैं, जो चल के आ सकते हैं। हम ओके। ट्राई करते हैं कि जो चल सकता है वो चल के आए, ओके। और जो बेड पे है, बेड रिडन है, वो बेड में सर्व करते हैं। उसके बाद फिर हम फ्रूट्स बाउल सर्व करते हैं, कुछ एक्टिविटीज कराते हैं। ओके। तो इस टाइम विंटर है, तो विंटर के टाइम बाहर एक्टिविटीज कराते हैं, गेम्स कराते हैं। गेम्स में लूडो, तंबोला, कैरम, कार्ड्स, गेम्स खेलते हैं उनके साथ। उसके बाद फिर आरती होती है हमारी। आरती होने के बाद फिर हम लंच होता है। लंच में नॉर्थ नॉर्थ इंडियन फूड हम सर्व करते हैं। दाल, राइस, कर्ड, जी। सब्जी सब सर्व करते हैं। उसके बाद रेस्ट करते हैं। रेस्ट करती हैं आंटी लोग। 4:35 PM के अराउंड हम टी सर्व करते हैं विद लाइट स्नैक्स के साथ। जी। उसके बाद फिर एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते हैं। उसके बाद फिर डिनर होता है। ओके। डिनर भी नॉर्थ इंडियन फूड सर्व करते हैं। थोड़ा बातचीत करते हैं आपस में, मूवी टाइम, थोड़ा साथ में मूवीज देखते हैं। ओके। उसके बाद सब सोते हैं। और जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए आप लोग स्पेशल फूड बनाते हैं। तो इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करें, बहुत देर से मेरे मन में भी एक सवाल ये आ रहा था कि देखो, जिंदगी है और हम सबकी जिंदगी का अंत किसी ना किसी रूप में तो होना ही है। आपके पेशेंट्स या आपके फैमिली के, जो ओल्ड एज होम फैमिली है जो आप लोगों ने अभी यहाँ बनाई है, वहां पर भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जहां लोग अपनी जो एज है उसको पूरा करके, अगर इफ दे कम अक्रॉस डेथ, आप लोग क्या करते हैं उसमें? किस तरीके से आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं? कोई इमरजेंसी होती है तो हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ओके। और सेकेंडली उनके फैमिली मेंबर्स को कॉल करते हैं कि आप आ जाइए, क्योंकि हमें पहले से ही पता चल जाता है उनका SpO2 कम होने लगता है, तो हम लोग को आइडिया हो जाता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमको हॉस्पिटलाइज कर लेते हैं, SpO2 देखते हैं कम हो रहा है तो। क्यों, अगर किसी को घबराहट हो रही है, कोई इशू था, तो वो बताते हैं अपने अटेंडेंट को, तो हम लोग SpO2 चेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं 85 से नीचे आ रहा, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं एम्बुलेंस को कॉल करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की। ओके। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इन केस किसी का नहीं पता चला और किसी को सडन हार्ट का या कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है यथार्थ हॉस्पिटल, और जो आपके फेलिक्स वाले हैं वो आके कई बार कार्डियक के लिए हम लोग को सिखा के गए हैं। तो Okay. हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको वो दी जाए। बट ज़्यादा सीरियस लगता है तो कई बार ऐसा हुआ है कि किसी की डेथ हो गई, तो फिर हम उनकी फैमिली मेंबर्स को बुला के जहाँ पे भी उनको जलाया था वहाँ पे हमारी टीम जाती है उनके Okay. साथ में, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। तो हाँ। हम लोग उनके उस रिचुअल्स में भी जाके लाइक अपना टाइम देते हैं, तो जिससे उनकी फैमिली को भी अच्छा लगता है। और हम लोग यही थोड़ा-सा कभी-कभी फेस करते हैं चैलेंज के हॉस्पिटल में, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, वहाँ पे पुलिस वाले जो पूरा एक जी। वेरिफिकेशन करते जी। हैं, वो जी। थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार, ओके। कि कैसे डेथ हुई, फिर ऐसे क्वेश्चन्स करने लगते हैं। क्योंकि सर हम लोग भी एल्डरली पीपल्स की केयर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको जी, डेथ जी। सर्टिफिकेट बनाना होता है, तो वो कई सारे Absolutely. क्वेश्चन उनकी फैमिली से करते हैं। तो उस केस में हमें थोड़ा बहुत इश्यूज़ आते हैं, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। उसको भी हम लोग मैनेज धीमे-धीमे कर ही लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन करते हैं कैसे हुई, क्यों हुई, क्या दिया था लास्ट, ये सब क्वेश्चन बहुत करते हैं। जी, जी, जी। बट हम लोग तो यही चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कोई रहे हमारा, तो और साथ देता रहे हमारे साथ आगे, और जितना खींच सकते हैं उसकी लाइफ को हमारे लाइक चीज़ें चलाते रहें, हमारी जो सर्विसेज उसको आगे बढ़ाते रहें। बट कभी अब भगवान के आगे तो किसी का भी वो नहीं होता है। तो राइट। तो हम लोग जो भी उनके साइड से, हमारी साइड से जो भी कोऑपरेशन होता है, उनके रिचुअल्स में, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी 13वीं हुई या किसी का
चौथा हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे भी जाते हैं और उनकी फैमिली में बहुत रिस्पेक्टफुली बुलाते हैं और हमारा बहुत लाइक रिस्पेक्ट करते हैं। जो सिविक अथॉरिटीज हैं आप लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं? हाँ सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करते हैं। यस सर। चलते चलते अगर आप दोनों से एक एक करके आप हमारी सोसाइटी को कुछ अपना संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? मैं यही बोलूँ कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उनके साथ बातचीत करो, उनके बारे में हालचाल लो, उनसे पूछो कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनको कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, आउटिंग कराओ उनको। तो इससे हो सकता है कि थोड़ा पेरेंट्स इस सिचुएशन से या बाहर निकलें। सर हम लोग, मैं आज सोसाइटी में जहाँ रहता हूँ महापुर में, मैं देखता हूँ कि एक हमारे यहाँ नीचे सोसाइटी में अब काफ़ी सारे सोसाइटीज़ वाले भी इन चीज़ों में हेल्प आउट कर रहे हैं। ओके, तो वंडरफुल। उन्होंने कई सारे पार्क बनाए रखे हैं जो ओल्ड एज होम के लिए हैं, ओल्ड एज पीपल्स के लिए सीनियर पार्क बना दिए हैं। आजकल आप देखोगे बड़ी-बड़ी सोसाइटियों में पार्क जी बन रहा है। जी। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी जगह हम अपने पेरेंट्स को रख के उनको, सुबह वहाँ पे योगा होता है, शाम को उनकी गपशप वाली मीटिंग होती है। तो जो हम लोग फैमिली वाले हैं, अगर सैटरडे संडे भी हमारे पास टाइम है, तो उनके साथ वहाँ पर जाएँ और उनको, जो उनके साथ लोग बैठ रहे हैं, उनको साथ उनको रिस्पेक्ट दें, उनको चाय-पानी भी दे दें अपने घर से लाके। तो आई थिंक कि कहीं न कहीं उनको जो टाइम और जो उनके साथ स्पेंडिंग हो रही है, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो उनको ऐसा एक माहौल देना चाहिए हम लोगों को कि जिससे कि वो लोग खुश रह सकें। उनको अगर योगा क्लासेस हम अपने बच्चों को जिम जॉइन करा सकते हैं, तो क्या अगर योगा आपके नीचे होता है, तो अपने पेरेंट्स को नीचे तक नहीं पहुँचा सकते हैं, तो हम उनको भी नीचे पहुँचा सकते हैं। आजकल सर हमारी सोसाइटी में मैं देखता हूँ कि जो लोग डॉग्स, पेट लवर्स हैं, वो पेट को पालने के लिए एक बंदे को रखते हैं, वो सुबह आधे घंटे, 1 घंटे घुमाने जाता है उनको पॉटी कराने के लिए बाहर लेके जाता है। ऐसे ही शाम को भी वो लेके जाता है, उसके लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या हम एक कोई ऐसी चीज़ नहीं, हम उसको एंगेज करने के लिए, नीचे ले जाने के लिए कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम या खुद से नीचे ले जाके उनको कहीं ऐसी जगह बैठाएँ जहाँ पे उनका मन लगे। ऐसे उनके साथ टाइम कहीं न कहीं हमें देना चाहिए, जिससे कि वो खुश रह सकें, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं 2 कमरों या 3 कमरों के फ्लैट्स में बंद रह के कहीं न कहीं बोर फ़ील करते हैं। उनको लगता है हम अपने पुराने घर में चले जाएँ, खुली जगह चले जाएँ, तो वो रहने के लिए भी कई बार खुद से भी जाना चाहते हैं। तो ऐसे उनको अगर हम थोड़ा-सा खुशी और एंगेज करें ना चीज़ों में, तो वो रुक जाएँगे और उनको अच्छा भी लगेगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं, उनको वहाँ पे जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होगा। तो हमें ऐसी कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए कि जिससे हमारे पेरेंट्स को भी हम लोग कोई फैसिलिटीज़ दे सकें, घर पे ही दे सकें। अगर हम नहीं कहीं बाहर रखना चाहते, तो घर पे भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए की जा सकती हैं। राइट। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे फाउंडेशंस चल रहे हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जो घर में आके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ओह! तो ऐसी चीज़ों को से हमें उनको थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, उनको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनको लगे कि हाँ, मेरे लिए कुछ तो कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसी फीलिंग्स आनी चाहिए और उनको संस्कार अपने बच्चों को भी देना चाहिए आगे, कि जो उसको देख के वो भी आगे इसको फ़ॉलो कर सकें। चलिए, बहुत एक इनसाइट कहूँगा कि आज हमें मिली, क्योंकि हम जानते हैं कि ओल्ड एज की वो जो हमारी सिचुएशन है उतनी आसान नहीं होती है। तो रुपेंद्र सिंह सेंगर, नेहा सिंह, आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने समय निकाला। आप लोग गाए मनीष जॉलीज डगआउट में। पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, लेकिन शुभकामना अपने देशवासियों को देना चाहता हूँ कि हमारे इस सोसाइटी के अंदर इन दोनों जैसे लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, जो मॉडर्न सो कॉल्ड फ्लैशी लाइफ को छोड़कर मीनिंगफुल लाइफ जीना चाह रहे हैं। और आप दोनों से तो मैंने एक संदेश ले लिया, लेकिन चलते चलते मैं एक संदेश देना चाहूंगा। हिंदी पिक्चर का एक गाना, क्योंकि रेडियो में शो करता हूँ, गानों में लिरिक्स होते हैं, लिरिक्स में मतलब होता है, मतलब में रस होता है। तो एक हिंदी फिल्म थी जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसके शुरुआती बोल इस तरीके से थे कि जो बोएगा वही पाएगा, तो तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम सब ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, आज नहीं तो कल, उसको मान लीजिए, एंड लेट्स लिव लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट सोसाइटी, एंड देन वील हैव जॉइंट फैमिलीज। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बिजी शेड्यूल से आप निकल के अपने ओल्ड एज होम से समय निकाल कर आप हमारे पास आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।